Very good morning, friends. Today we will be discussing SEBI issue of share capital and disclosure requirements. ये हैं SEBI regulations 2009. तो हमारे कोर्स में SEBI regulations 2009 है, तो वो हमें पढ़ने हैं. अब देखिए, जो भी इशू आता है, अब उसमें क्या होता है, एक तो जैसे पब्लिक इशू होगा, ठीक है, पहली बार आएगा, या फिर फर्दर पब्लिक इशू होगा, राइट इशू होगा, बोनस इशू होगा, प्रेफरेंशियल होगा, ठीक है, फिर इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स है या इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम है, या इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, ठीक है, फास्ट ट्रैक भी होता है. तो ये डिफरेंट टाइप से जो कंपनी जो है वो अपनी शेयर कैपिटल इशू करती है. अब क्योंकि पब्लिक से पैसा लेना है, तो पब्लिक से पैसा लेना, तो सेबी ने कुछ इसमें ना अपने रिक्वायरमेंट्स रखी हुई है कि भाई आप जो है आप इन कंडीशंस को मीट करो. अब वो कंडीशन प्रॉफिट से भी रिलेटेड हो सकती हैं, नेटवर्थ से भी रिलेटेड हो सकती हैं, आपके पास्ट ट्रैक से रिलेटेड हो सकती हैं कि भाई आप पर पास्ट में कोई पेनल्टी वगैरह तो नहीं लगी, कोई प्रोसिक्यूशन तो नहीं हुआ, कोई नोटिस तो नहीं है, ये सारी चीजें, या प्रोमोटर्स का स्टेक कितना है, वो तुमको कितनी देर तक उसको होल्ड करना है, ये सारी बातें हम इसमें जो ICDR रेगुलेशंस हैं इसमें पढ़ेंगे. अब जैसे कि मैंने बताया कि पब्लिक इशू में पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जो है इट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. अब बहुत दो तरह की कंपनी हो सकती हैं. एक तो ये है कि भाई जिनका कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, या जिनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है. अब जिनका कोई भी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इनको दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी है. और जो जिनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें क्या है कि वो एक मेथड इन दोनों में से फॉलो कर सकती है. ये मेथड क्या है? एक तो ये है कि प्राइसिंग शैल बी बेस्ड अपॉन बुक बिल्डिंग प्रोसेस. ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे. बुक बिल्डिंग में क्या होता है कि ना इनिशियली वो कोई प्राइस डिसाइड नहीं करते, वो एक प्राइस बैंड दे देते हैं कि भाई ये फ्लोर प्राइस है. तो फ्लोर प्राइस जो है वो इशू जो फेस वैल्यू है उससे कम नहीं हो सकता, ठीक है. और फिर एक दे देते हैं वो कैप प्राइस जो है उसमें 20% का वेरिएशन हो सकता है. जैसे अगर हमारा 100 का है जो फ्लोर प्राइस है, तो वो 120 का हो सकता है. अगर 150 का है तो वो 180 का हो सकता है. मान लीजिए फेस वैल्यू हमारी 100 है, ठीक है ना. तो इस तरह से, और फिर डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स कि भाई कितना रिस्पॉन्स आया, वहां फिर बिडिंग चलती है. बिडिंग में जो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स है वो बिडिंग करते हैं कि भाई मैं इतने प्राइस पर लेना चाहता हूँ इस प्राइस बैंड में. तो उस हिसाब से फिर वो डिसाइड करते हैं कि भाई किनको कितने देने हैं. वो डिपेंड करेगा ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, क्या हुआ, ये सब चीजें. तो एक तो जो अगर बुक बिल्डिंग प्राइस है और आपका कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको क्या करना है कि 75% ऑफ द इशू साइज मस्ट बी अलॉटेड टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बोरोवर्स. जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, तो QIBs हैं, उनको 75% उनको अलॉट होना चाहिए. तो ये जहां तक 75% ये हम पढ़ेंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन है बाद में. ये बेसिकली जो है म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, एटसेट्रा. जिनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है वो बुक बिल्डिंग रूट भी अपना सकती है और फिक्स प्राइस रूट भी अपना सकती है. अब आगे देखते हैं. अब बुक बिल्डिंग क्या है? ये बुक बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि बुक बिल्डिंग है क्या. तो बुक बिल्डिंग इज अ प्रोसेस फॉर एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी ऑफ शेयर्स. अंडर इट द कंपनी ऑफरिंग द शेयर्स फिक्सेस अ प्राइस रेंज. जैसे कि मैंने आपको बताया 100 फेस वैल्यू है, आपने बुक बिल्डिंग में दो प्राइस फिक्स करने हैं. एक तो है फ्लोर प्राइस जिससे कम पे नहीं देगी कंपनी, दूसरा होगा कैप प्राइस. दोनों का डिफरेंस 20% से ज्यादा नहीं हो सकता, और जो फ्लोर प्राइस है वो भी फेस वैल्यू से कम नहीं हो सकता. तो इसमें क्या है कि कंपनी इज ऑफरिंग शेयर्स, इट फिक्सेस अ प्राइस रेंज डिपेंडिंग ऑन एन असर्टेन्ड मार्केट वैल्यूएशन व्हिच इट एस्टिमेट्स इज द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द बिजनेस. ठीक है, एक तो फ्लोर प्राइस उन्होंने फिक्स कर दिया या मिनिमम प्राइस एट व्हिच द कंपनी वांट्स टू सेल इट्स शेयर्स, एंड a maximum price or cap price is mentioned. The difference between the two cannot be more than 20%. For instance, if the floor price is 250, upper cap cannot be more than 300. ठीक है, ओके.
तो ये हो गया हमारा प्राइस बैंड की बात। अब इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग द आईपीओ पीरियड बिड्स आर रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टर्स एट वेरियस प्राइसेस, ठीक है, व्हिच आर अबव और इक्वल टू द फ्लोर प्राइस, ठीक है। नोबडी कैन डेफिनेटली बिड बिलो द फ्लोर प्राइस, है ना। फ्लोर प्राइस तो मिनिमम प्राइस है। से कंपनी इश्यूज 1 लाख शेयर्स एट अ प्राइस बैंड ऑफ 250 टू 300। एप्लीकेशंस रिसीव हुई 10,000 शेयर्स की 250 पर। 50,000 ने कहा भाई हम 275 पे ले सकते हैं, 60,000 ने कहा हम 300 पे ले सकते हैं। After the bid window closes, the final price, also known as cutoff price, is determined based on the proportion of application received at each price. So different prices are there which are mentioned by the prospective shareholders. So while applying, if a retail investor is not sure of the price at which to bid, she should use the cutoff option. तो choosing this cutoff option का मतलब ये होता है कि भाई हम मैक्सिमम इतने पर ले लेंगे, जैसे जो 300 है ना, तो कट ऑफ ऑप्शन उसमें यूज करते हैं कि भाई अगर कम पर नहीं मिल रहा तो हमें मैक्सिमम पर दे देना, ये होती है कट ऑफ ऑप्शन, ठीक है। तो वाइल अप्लाइंग फिर रिटेल इन्वेस्टर को आइडिया नहीं है कि भाई 250 पे मिलेगा, 275 पे मिलेगा, 300, तो कट ऑफ ऑप्शन अप्लाई करता है। कट ऑफ ऑप्शन में भी भाई कम पे मिल रहा हो तो कम पे दे देना, नहीं तो 300 पे तो दे ही देना हमारे को, ये चीज है। So choosing this option will ensure that our application is considered valid at whatever price is determined in the process. ठीक है? But in such cases, the payment or application money has to be deposited based on the cap price. लेकिन आपको जो cap price है, उसके बेस पर ही money आपको deposit करनी है. In the above example, an investor चौहान साहब, मैं ना आपको एक को होस्ट बना देता हूं, ठीक है जी। उससे पता क्या होगा, जो आएगा उसको एडमिट करते रहना आप, वरना क्या होता है मेरा ध्यान इसमें चला जाता है, तो वो फिर क्या होता है, वो ध्यान दूसरी तरफ बढ़ जाता है। तो वाइल जो भी आएगा ना उसको आप एडमिट कर। वाइल अप्लाइंग इफ रिटेल इन्वेस्टर इज नॉट श्योर ऑफ द प्राइस एट विच टू बिड, शी शुड यूज द, तो मैंने कट ऑफ ऑप्शन बताया आपको। कट ऑफ ऑप्शन उसमें क्या होता है कि भाई ऐसा 250 टू 300 आपने प्राइस बैंड फिक्स किया है, 250 आपका फ्लोर प्राइस है, 300 आपका कैप प्राइस है। सो आई एक्सरसाइज दिस कट ऑफ ऑप्शन। भाई 250 पे मिल रहा हो तो 250 पे दे देना, 275 पे मिल रहा हो तो 275, अगर 300 से कम पे मिल ही नहीं रहा हो तो 300 पे दे देना, ठीक है। The only thing is that you have to pay the money, the application money, based on the cap price. In the above example, an investor can choose the cutoff price and pay the application amount based on upper cap 300. ठीक है। If the cutoff price is lower than the cap price, ठीक है, the investor gets the necessary refund. ठीक है, तो उसको वापस मिल जाएगा refund, और the money gets adjusted with any due payment. अगर कोई calls money due होगी तो उसमें adjust हो जाएगा. In the above example, to issue all 1 lakh shares, minimum price will be 275. ठीक है, because applications for 50,000 and 60,000, total 1,10,000 applications आ गई against 1 lakh shares were received for or above 275 and above. The company will refund money to those who applied for shares at a bid price below 275. Those who applied at 300 will also get the refund. तो ये पूरा प्रोसेस हमने एक्सप्लेन कर दिया इसमें कि होता कैसे है। Furthermore, against 1 lakh shares, 1,10,000 shares were applied for at the cut-off price of 275. So the company will issue shares in the ratio of 10:11. This means that an investor who applied for 11 shares will get 10 shares. तो ये बेसिक इनका ये प्रोसेस है, ठीक है जी। आगे देखते हैं। तो प्राइस बैंड, तो प्राइस बैंड क्या है, तो प्राइस बैंड वुड बी हैविंग टू प्राइसेस, एक फ्लोर प्राइस और एक कैप प्राइस, ठीक है। And the lower range of such price band is known as the floor price, and the upper range is known as the cap price. So cap price cannot exceed to 120% of the floor price. Like if floor price is 250, then cap price cannot be more than 300. And floor price in every situation has to be more than the face value, or it can be equal to the face value. Now in public issues, every listed company in private sector, इसमें क्या है कि 25% मिनिमम शेयर होल्डिंग होनी चाहिए पब्लिक की, ठीक है। ये रूल 19 है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशंस। तो जो प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग है वो 75% से ज्यादा नहीं हो सकती। अब इस 75% मैंने आपको पहले बताया था कि क्या है कि इफ कंपनी इज विद नो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, तो एटलीस्ट 75% ऑफ इशू प्राइस मस्ट बी अलॉटेड टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बोरोवर्स। इसका क्या मतलब हो गया भाई, 25% तो पब्लिक के पास रहनी है, 75% का आपने यहाँ इंश्योर कर लिया, ठीक है ना। तो आपका
जो इशू है वो पूरा सिक्योर हो गया। ये लॉजिक है इसके पीछे। ये जो 25% का लॉजिक है ना, ये कई जगह काम में आता है। जब हम सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर कोड पढ़ेंगे वहां पर भी ये है कि इफ यू एक्वायर 25% और मोर equity shares, then you are set to have substantially acquired, you have gone in for substantial acquisition। उसके बाद वो कहते हैं भाई आप 26% और ले लीजिए उसको, you have to give a public offer। वो बाद में पढ़ेंगे हम डिटेल में, क्योंकि अगर हम चीजों को इस तरह से रिलेट करके पढ़ते हैं ना तो जल्दी समझ में आ जाता है। तो ये 25% वाली क्लॉज आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के साथ जोड़ के पढ़े, जो कि जो इनिशियल ऑफर है विद फॉर ए कंपनी हैविंग नो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, तो वहां से क्लैरिटी आ जाती है। अब अगर कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, इसमें क्या है, इसमें आप ये देखिए कि यहाँ ये जो नेट टेंजिबल एसेट्स हैं आपके, ये 3 करोड़ से ज्यादा होने चाहिए इन प्रीसीडिंग 3 इयर्स ऑफ 12 मंथ्स ईच। तो आपके प्रीसीडिंग 3 इयर्स की कैलकुलेशन होगी ऑन ऑफ 12 मंथ्स ईच, and your net tangible assets must be greater than or equal to 3 crores. Monetary assets cannot exceed 50% of net tangible assets. Monetary assets क्या है? Monetary assets are those assets which can be converted into money at the same value at which they are stated in the balance sheet. जैसे cash in hand, बैंक बैलेंस है, आपके सन्ड्री डेटर्स है, तो इनमें वही पैसे मिलने हैं आपको जो जिस वैल्यू पर वो स्टेटेड है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, अगर कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसको लेस कर देंगे हम। ठीक है, बट इन्वेंट्रीज जो है, इन्वेंट्रीज को हम टेंजिबल एसेट्स नहीं मान सकते, इन्वेंट्रीज को मॉनेटरी एसेट्स नहीं मान सकते, क्योंकि इन्वेंट्री किस प्राइस पर बिकेगी इज नॉट श्योर। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या है कि अगर आपको उसके अगेंस्ट में मनी मिलनी है तब तो ठीक है, अगर आपको सर्विसेज मिलनी है तो दे आर नॉट मॉनेटरी एसेट्स। इसी तरह से जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में इफ दे आर कन्वर्टेबल विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ओनली देन दे आर कंसीडर्ड मॉनेटरी एसेट्स। ये हम डिटेल में इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो मॉनेटरी एसेट्स कैन नॉट एक्सीड 50% ऑफ नेट टेंजिबल एसेट्स, एंड नेट टेंजिबल एसेट्स नेचुरली दे डू नॉट इंक्लूड इंटेंजिबल एसेट्स, दे डू नॉट इंक्लूड गुडविल एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद में जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये क्या है, ये कहता है कि इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 crores इन प्रीसीडिंग 3 years आउट ऑफ टोटल ऑफ 5 प्रीसीडिंग years ऑफ 12 months ईच। ठीक है, तो ये जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इस ये आपका होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 crores इन 3 प्रीसीडिंग years आउट ऑफ टोटल ऑफ 5 प्रीसीडिंग years ऑफ 12 months। इसमें भी क्या है, एक बात और भी ध्यान में रखनी है आपको कि ऐसा नहीं है कि एक साल में लॉस हो, आपको तीनों साल में प्रॉफिट भी चाहिए। ठीक है, तो अब मान लीजिए आप एक साल में आपका प्रॉफिट है 20, दूसरे साल में है 60, ठीक है जी, और एक साल में आपका मान लीजिए लॉस है। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा 15 करोड़ 45 75 और 100। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक फर्स्ट ईयर में आपका प्रॉफिट है 20 करोड़ का, सेकंड ईयर में आपका लॉस है 35 करोड़ का, उससे अगले साल में 60 करोड़ का प्रॉफिट है, आपने तीनों जोड़ लिए 45 आ गया, 45 का 1/3 15 हो गया। लेकिन उस केस में आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपका एक केस में लॉस है, प्रॉफिट भी होना चाहिए और इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 करोड़। ठीक, नेटवर्थ जो है इट शुड एक्सीड 1 करोड़ इन प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स। अब आप ये भी देखेंगे कि ज्यादातर वर्ड जो है यहाँ फुल ईयर्स है, मतलब पार्ट ऑफ द ईयर है तो उसको इग्नोर किया जाएगा, फुल ईयर लिया जाएगा 12 मंथ्स का। तो नेटवर्थ आपकी 1 करोड़ से एक्सीड होने चाहिए, प्रॉफिट आपका 15 करोड़ से एक्सीड होना चाहिए, मॉनेटरी एसेट्स शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ नेट टेंजिबल एसेट्स, और जो नेट टेंजिबल एसेट्स हैं दे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 करोड़ इन प्रीसीडिंग 3 ईयर्स ऑफ 12 मंथ्स ईच। तो ये कुछ कंडीशंस है हमारे, ओनली देन यू कैन गो इन फॉर दिस पास्ट ट्रैक। ये पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड से कनेक्टेड है, ये हमने पहले आपको बता दिया कि दो तरह से इसमें प्रोसेस है। पब्लिक इशू कैन बी डन इन 2 ways, whether the company is having past track record
or companies not having past track record. So now we are studying the companies with past track record. So past track record में company can go either for book building route or it can go to fixed price route. ठीक है, ये बुक बिल्डिंग हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पर प्राइस बैंड वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. ठीक है, so these are the conditions of past track record. I think it is clear. And this proposed issue plus previous issue in the same financial year. Suppose we are floating a public issue. So this issue plus any previous issue in the same financial year. It should not exceed 5 times net worth on last balance sheet date. जो भी last balance sheet date थी उसकी जो नेटवर्थ है उसके 5 टाइम्स से एक्सीड नहीं हो सकता ये इशू साइज. ठीक है, प्रीवियस इशू इन द सेम फाइनेंशियल ईयर प्लस प्रपोज्ड इशू. एंड इन केस देयर इज अ चेंज इन नेम इन लास्ट 1 ईयर, कई बार क्या होता है कंपनी का नाम चेंज हो जाता है. सो सपोज देयर इज अ चेंज इन कंपनीज नेम, सो एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर शुड बी फ्रॉम द एक्टिविटी इंडिकेटेड बाय द न्यू नेम. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, अब वो कंपनी का नाम है एबीसी ट्रेडिंग लिमिटेड. अब वो आगे उसका नाम आ गया एबीसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड. तो अब एटलीस्ट जो ड्यू टू चेंज इन नेम है, अब नेम में क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो जो 50% ऑफ द रेवेन्यू है दैट शुड कम फ्रॉम द एक्टिविटी इंडिकेटेड बाय द न्यू नेम. ठीक है, and number of prospective allottees should be greater than or equal to 1000. So SEBI may relax this condition. Credit rating चाहिए from recognized agency and no pendency with respect to conversion of debt instruments be existing. कोई convertible debentures है, तो जो convertible debentures है उसकी कोई pendency हमारी नहीं होनी चाहिए, कोई ड्यू नहीं होने चाहिए हमारे which have not been paid. तो ये past track की कुछ conditions. Illustration देखते हैं. Illustration में क्या है कि land and building जो है आफ्टर डेप्रिसिएशन 2 करोड़ है, प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ है, पेटेंट्स हैं 2 करोड़ के, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं हमारे 6 करोड़ के, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है हमारे 1 करोड़. तो टोटल इज 12 करोड़. ठीक है, 2 3 और 2 5 और 6 11 और 1 12. ठीक है, अब ये जो पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स है वी नो कि भाई ये टेंजिबल एसेट्स तो होते नहीं, ये तो इंटेंजिबल एसेट्स हैं. ठीक है ना, तो इस वी विल एक्सक्लूड दिस पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स. तो हमारे टेंजिबल एसेट्स कितने हो गए? टेंजिबल एसेट्स हो गए हमारे 10 करोड़ के. ठीक है, और हमारे परसेंटेज ऑफ मॉनेटरी एसेट्स कितने हो गए? मॉनेटरी एसेट्स में देखिए आप क्या इंक्लूड करेंगे, एक कैश और ट्रेड रिसीवेबल, ये 2 आपके मॉनेटरी एसेट्स हैं. तो 7 हो गया, 7 डिवाइडेड बाय 10 तो 70% हो गया. ठीक है ना, वो क्या कहता है कि 50% से एक्सीड नहीं होने चाहिए. उसका मतलब ये है कि भाई ऐसा नहीं कि कंपनी ने सारा जो पैसा है वो कैश में ही रखा हुआ है, क्योंकि कैश लेकर के भागने की गुंजाइश ज्यादा होती है. ठीक है ना, तो वो ये क्या कहते हैं कि भाई आप 50% से ज्यादा कैश में नहीं रख सकते. नेक्स्ट कंडीशन इज रिगार्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन. अब क्या होता है कि वी नो कि भाई ऐसा होता है इश्यूज नॉर्मली अंडरराइट होते हैं. ठीक है ना, तो अब इसमें ये है कि भाई अंडरराइट या तो इशू जो है वो अंडरराइट किया होगा या नहीं किया होगा. इन केस योर इशू हैज बीन अंडररिटन, तो फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर यू हैव टू वेट फॉर 60 days. 60 days आपको वेट करना है कि अंडरराइटर पेज यू मनी. ठीक है, एंड सपोज अंडरराइटर आल्सो डज नॉट पे यू मनी, then within the next 10 days you have to refund the money. ठीक है, and in case there is no underwriting, then within 15 days of the closure of the issue you have to return the money. ठीक है, the minimum subscription which should be received should be greater than or equal to 90% of the offer size. ठीक है, अगर हमने 1 लाख शेयर्स ऑफर किए तो 90,000 प्लस हमारे पास शेयर्स की सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए. ठीक है, अगर नहीं आई तो then we have to see whether underwriting is there or not. अगर underwriting है ही नहीं तो 15 days में वापस कीजिए. If underwriting is there, wait for 60 days for the underwriter to pay you money. If underwriter does not pay, within 10 days next you pay. ठीक है, अगर underwriter ने पेमेंट कर दिया फिर तो बात ही खत्म होगी ना, फिर तो पैसे मिल गए आपको. So we have seen this word qualified institutional borrowers. बायर सॉरी, तो क्वालिफाइड. हाँ जी, हाँ जी. जैसे ये जो अपने ये है अपना
हाँ, जो क्या बताया आपने भी नाम, ये यदि उनको उनसे पैसा नहीं मिलता, जो अंडरराइटर्स हाँ हाँ, यदि वो पैसा नहीं देते तो इनके ऊपर भी कोई पेनल्टी तो होती होगी, क्योंकि ये तो एग्रीमेंट किया है इन्होंने। नहीं, वो अलग है, वो अलग चीज है ना भाई। ये तो पब्लिक का जो पैसा वो तो वापस करो ना। ये हाँ, आप पब्लिक की बात पढ़ रहे हैं, अंडरराइटर्स का अलग से पढ़ेंगे, ऐसा है ना। ये हम पढ़ हाँ रहे हाँ हैं हाँ, कि भाई पैसा अगर नहीं आया तो आपको वापस करना है, ठीक है ना। ये हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि इफ यू डू नॉट रिसीव 90% or more of the offer size, you have to return the money. Now returning the money will depend upon two conditions: whether you have underwritten or not. If your issue is underwritten, then you wait for underwriters to pay you money within 60 days. If the underwriters pay you money, then it's fine, then no need to return the money. फिर तो वापस करना ही नहीं ना आपको, ठीक है ना। और अगर अंडरराइटर्स ने आपको 60 डेज में नहीं दिया तो नेक्स्ट 10 डेज में आप वापस कर दीजिए, ये है, ठीक है ना जी। और अगर इशू अंडर रिटर्न ही नहीं है तो 15 डेज में वापस कर दीजिए, ये है। आगे चलते हैं। सो नाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये सबसे पहले हमने वर्ड पढ़ा था यहाँ पर, कहाँ पढ़ा था ये। In case the company is not having any past record, then at least 75% of the issue size must be allotted to qualified institutional buyers. Why this 75% condition? Because 25% in any case is to be held by the public. ठीक है भाई, कंपनी का कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं, पता नहीं कंपनी क्या है क्या नहीं, आपने 75% यहाँ अलॉट कर दिया, ठीक है ना। 25% पब्लिक का होना ही है, बस पब्लिक सेफ है। So qualified institutional buyers are those institutional investors who are generally perceived to possess expertise and the financial muscle to evaluate. हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये अंडरराइटर्स का क्या कहते हैं, मैंडेटरी नहीं होता, ये खाली पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जिसका हो नहीं है उसी के लिए एप्लीकेबल है। जिसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है उसको अंडरराइटिंग करनी जरूरी नहीं है। नहीं, वो ठीक है, वो अलग अलग। हम तो सिर्फ यहाँ वो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वापस कब करना है आपको पैसा। अगर 90% आपको नहीं आया तो वापस करने के दो तरीके हो सकते हैं, आपका इशू अंडर रिटर्न है या नहीं है। हम यहाँ अब वो बात अलग से पढ़ेंगे, हम अंडरराइटर्स वाला प्रोविजन। अच्छा, अंडरराइटर्स की क्या लायबिलिटीज होती हैं, कौन अंडरराइट कर सकता है, इस तरह से ये चीज। सर, और एक और क्वेश्चन होता कि ये पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड मींस जिसने इशू पहले किया हुआ है, दैट मींस पास्ट रिकॉर्ड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। ठीक है। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड हमने पूरी कंडीशंस पढ़ी ना, ये देखिए ये पढ़ा हमने, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड की कंडीशंस है। सो ओनली दीज कंपनीज हु फुलफिल दिस क्राइटेरिया विल बी डीम्ड टू हैव एनी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा। So this is the criteria for past track record. So who will be considered to have past track record? Only those companies, those who have net tangible assets exceeding 3 crores rupees, monetary assets less than 50%, operating profit more than 15 crores, net worth more than 1 crore, change of name 50% from new activity. So these are the conditions of past track record. Right. तो ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्या है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स आर दोज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हु आर जनरली परसीव्ड टू पोजेस एक्सपर्टीज एंड फाइनेंशियल मसल। ठीक है, इसमें ये जो है ये डिप गाइडलाइंस हैं, तो उसके हिसाब से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में म्यूचुअल फंड्स आते हैं, वेंचर कैपिटल फंड्स आते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड आते हैं। कई बार इनकी एब्रीविएशन भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसलिए मैंने दोनों चीजें लिख दी, एब्रीविएशन भी लिख दी और पूरा भी लिख दिया। कई बार आपको एब्रीविएशन लिखी हुई नजर आएगी तो वहां आपका पूरा मतलब भी पता होना चाहिए। तो ये है FVCI हो गया, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड विद सेबी, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है FPI। फिर ये है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फंड विद कॉर्पस ग्रेटर देन 25 करोड़। तो ये है हो गए हमारे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अब एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, ये PPT में आपसे शेयर कर लूंगा तो आप इसको अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये इसमें एग्जांपल दे दिया कि भाई एक कंपनी है, वो है स्टार केमिकल्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, कंपनी क्लोजली हेल्ड अनलिस्टेड कंपनी है। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल उसकी
1499 को 3 करोड़ है और नेटवर्थ उसकी 5 करोड़ है। नेट टेंजिबल एसेट्स उसके ये दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें जो मॉनेटरी एसेट्स जो है वो लेस देन 50 लाख थे। ठीक है, अब आप ये देखिए, जैसे ये वाली कंडीशन है, ई कंडीशन, कंपनी हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड बट अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट्स अर्न्ड सो फार द मैनेजमेंट कुड हैव डिक्लेयर्ड द डिविडेंड इन ईच ऑफ द लास्ट 5 इयर्स। इस कंडीशन से क्या उन्होंने इनडायरेक्टली इंडिकेट कर दिया कि लॉस नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि लॉस होगा तो आप डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो इसमें ये कर दिया कि भाई प्रॉफिट मेकिंग हर साल में होनी चाहिए। ये भी मैंने बताया आपको कि जैसे 3 साल की एवरेज आपको 15 लेनी है, तो ये नहीं कि 45 आप जैसे मर्जी लॉस प्रॉफिट जोड़ के बना लें। 45 में भी जो है आपका तीनों सालों में प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस किसी भी साल में नहीं हो। ये कम ज्यादा हो सकता है, चाहे आपका 1 करोड़ ही प्रॉफिट है, दैट इज सेपरेट थिंग। और नेम ऑफ द कंपनी वो कहता है कि भाई अब स्टार इंजीनियरिंग इसका नाम हो गया पहले, अब इसका नाम हो गया स्टार केमिकल्स एंड इंजीनियरिंग। तो फिर ये देखना पड़ेगा भाई केमिकल से कितना रेवेन्यू आ गया। कंपनी टर्नओवर ये थी, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो कंपनी वांट्स टू मेक अ पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स, ये बीच में छूट गया लगता है, कोई नहीं। बाय इश्यूइंग इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम। तो कंपनी ने अपने अकाउंट्स बनाए, वो ने बताया कि भाई केमिकल सेगमेंट से जो रेवेन्यू है वो मोर देन इंजीनियरिंग सेगमेंट है। तो अब आपको ये गाइडलाइन जो हमने पढ़ी है पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड की, उसके हिसाब से देखना है कि भाई वेदर कंपनी कैन मेक द डिजायर्ड इशू, ठीक है ना, क्योंकि आपको तो कंडीशन ही पता चलेगी ना कंपनी की, उस हिसाब से आप ही को डिसीजन लेना है कि भाई ये कंपनी पब्लिक इशू ला भी सकती है या नहीं ला सकती। उसके बाद इसमें एक नेक्स्ट आता है प्राइसिंग ऑफ द इशू कि फेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए पर शेयर। So if this face value of the share, it depends upon the issue price. If issue price is more than 500 rupees, then it can be kept between rupees 1 share to rupees 10 per share. ठीक है? And if it is less than 500, then it shall be rupees 10 per share. तो 500 रुपए से कम है तो आपका 10 रुपए रख सकते हो, 500 या 500 से ज्यादा है तो आप 1 to 10 रख सकते हो। जब आप पब्लिक इशू लाते हो तो यू हैव टू मैंडेटरीली डिस्क्लोज द फॉलोइंग इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है। द इशू प्राइस पर शेयर इज इतने टाइम, जैसे जो इशू प्राइस है इतने टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू पर शेयर है। जैसे मान लीजिए हम 500 रुपीज पर अपना इशू ला रहे हैं, ठीक है, 500 हमारा इशू प्राइस है और हमारा अगर फेस वैल्यू उसका 100 है तो वी हैव टू स्टेट कि द इशू प्राइस पर शेयर इज दिस मेनी टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू पर शेयर, 5 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू, इस तरह से। दिस इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट और इसको नॉर्मल लेटर्स में लिखना है, कोई बोल्ड लेटर्स में नहीं लिखना। एंड सेबी हैज क्लैरिफाइड दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्सिंग फेस वैल्यू पर शेयर शैल नॉट बी एप्लीकेबल। ये जो फेस वैल्यू वाली रिक्वायरमेंट है जो 500 या उससे कम या उससे ज्यादा, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी, एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और कॉर्पोरेशन, एनी स्पेशल पर्पस व्हीकल विच इज एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो इन पर ये फेस वैल्यू वाली रिक्वायरमेंट इज नॉट एप्लीकेबल। Now is the price band. Price band, I think we have already done it. पहले ही कर लिया हमने ये फिर ये आप पढ़ सकते हैं इसको आराम से, इसमें कोई खास बात नहीं है। इन्होंने ये पूरा ना एक एग्जांपल दे दिया कि किस तरह से आपको ऑफर डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है। ये प्राइस बैंड दे देंगे, फेस वैल्यू दे देंगे, ठीक है ना, फ्लोर प्राइस इतना टाइम्स है ये। अब another important thing to be seen in this ICDR is announcement about price. Price आपको कब disclose करना है, ठीक, या तो आपको प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज करना है या ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज करना है, ठीक है। या फिर प्राइस शैल बी फिजिकली अनाउंस्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इन केस ऑफ आईपीओ की क्या करना है, एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ द ऑफर यू हैव टू अनाउंस द प्राइस, ठीक है। एंड इन केस ऑफ फर्दर पब्लिक ऑफर एटलीस्ट 1 वर्किंग डे बिफोर द ओपनिंग ऑफ द ऑफर, ठीक है। अगर आईपीओ है आपका तो 5 वर्किंग डेज पहले, 5 वर्किंग डेज बिफोर द ओपनिंग, एंड इन केस ऑफ एफपीओ एटलीस्ट 1 वर्किंग डे बिफोर द ओपनिंग ऑफ द ऑफर यू हैव टू
अनाउंस द प्राइस, ठीक है। या तो आप प्रोस्पेक्टस में लिख दो या ऑफर डॉक्यूमेंट में लिख दो। लेकिन क्या है, जैसे मान लो आपने जो ऑफर डॉक्यूमेंट है, ऑफर डॉक्यूमेंट में भी प्राइस नहीं लिखा, मान लीजिए आपने प्राइस बैंड फिक्स किया हुआ, अब प्राइस आपको खुद ही नहीं पता, ठीक है ना। तो उस केस में क्या है कि आपको ओपनिंग ऑफ ऑफर से 5 डेज पहले आपको बताना पड़ेगा, और एफपीओ के केस में 1 डे पहले बताना पड़ेगा। बाद में वो फिर प्राइस लिखा जाता है वहां पर, जब जैसे आपका इशू खुलेगा उसके हिसाब से। फिर क्या है, इसमें एक और कंडीशन है कि भाई डिफरेंशियल प्राइसिंग आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। दिस डिफरेंशियल प्राइसिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। एक तो होते हैं एंकर इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये एंकर इन्वेस्टर्स की भी कंडीशन है कि भाई आपको इतना अमाउंट, जैसे 10 करोड़ रुपए मिनिमम लाना है, ठीक है। और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कौन है? रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में एक्चुअली मेरे ख्याल से 2 लाख की कंडीशन है कि 2 लाख रुपए है या उससे कम वाला अगर अमाउंट है तो भी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में आएगा, ठीक है। इसमें क्या है, जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं, द इशू प्राइस शैल नॉट बी लोअर देन द प्राइस बीइंग ऑफर्ड टू अदर्स, ठीक है। तो एंकर इन्वेस्टर्स को, जो दूसरों को प्राइस आप ऑफर कर रहे हो उससे कम प्राइस ऑफर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसमें जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, इनको आप ऑफर कर सकते हो। द प्राइस ऑफ शेयर्स कैन बी लोअर देन द प्राइस ऑफर्ड टू अदर्स, हाउएवर सच डिफरेंस कैन नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द प्राइस अंडर अलॉटमेंट। जो दूसरों को कर रहे हो उसका और जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को डिफरेंस कैन नॉट बी मोर देन 10%। फिर उसके बाद इसमें क्या आती है कि कुछ कंडीशंस आती हैं फॉर प्रमोटर्स। देखिए, अगर आप पूरे रेगुलेशंस पढ़ेंगे तो रेगुलेशंस काफी डिटेल में है, बट इसमें क्या है कि हमने ना जनरली इसको कर लिया है कि भाई इस तरह से आपको जल्दी से समझ में आ जाए है क्या। वहां तो आपको वर्डिंग लिखी हुई है पूरी, वहां पूरी रामायण लिखी हुई है, तो उसी में से पढ़ना है आपको, लेकिन इससे आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा। अब कंडीशंस है कुछ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की। ये प्रमोटर जो कंट्रीब्यूशन लाना है, अब कितना लाना है आपको? मिनिमम कंट्रीब्यूशन आपको 20% कंट्रीब्यूशन लाना है इन टोटल पोस्ट इशू कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है। जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए वो टोटल पोस्ट इशू कैपिटल 20% होना चाहिए। 3 इयर्स का इसमें लॉक इन पीरियड रहेगा। लॉक इन पीरियड में क्या होता है कि ना, जो शेयर्स होते हैं ना, उसके जो फेस होता है शेयर्स का, शेयर सर्टिफिकेट का, उस पर एनफेस कर दिया जाता है अंडर लॉक इन पीरियड, ठीक है ना, ताकि वो बेच ना सके। वो पुरानी कहानियां हैं जब वो डीमैट नहीं होता था। तो लॉक इन पीरियड क्या है? 3 इयर्स फॉर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो 3 साल का इनका लॉक इन पीरियड रहेगा। अब इसमें क्या होता है, कई बार ना मान लीजिए कि वो मिनिमम कंट्रीब्यूशन से ज्यादा ले आए, ठीक है भाई, 20% लाना है, मान लो वो ले आए 30%, तो जो 10% एक्स्ट्रा ले आए वो तो उनके लिए 1 ईयर का लॉक इन पीरियड। तो 1 ईयर फॉर एक्सेस ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन ओवर मिनिमम कंट्रीब्यूशन। 20% तो 3 साल तक लॉक इन रहेगा। 20% से अगर ऊपर ले आते हैं प्रमोटर, सपोज दे ब्रिंग 30%, देन द एक्स्ट्रा 10% इज अंडर लॉक इन फॉर 1 ईयर ओनली, ठीक है। एंड सपोज कई बार क्या होता है कि आपका आईपीओ आना है, आईपीओ से पहले यू हैव ऑफर्ड सिक्योरिटीज एट अ लोअर प्राइस, ठीक है। आपने जो प्रमोटर्स को जो सिक्योरिटीज ऑफर की थी वो लोअर प्राइस पर ऑफर कर दी थी। भाई अभी आप इशू ला रहे हो 300 पर, ठीक है, आपने जो प्रमोटर्स को दिए वो 200 रुपीज पर शेयर पर दे दिए। तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ 100, दे प्रमोटर्स हैव टू ब्रिंग दैट मच अमाउंट। So they have to bring in the differential amount at the time of IPO towards its contribution in the company. वो promoter contribution में count होगा, ठीक है। अब ये है केस स्टडी, जैसे एक एग्जांपल दे दिया कि प्री इशू कैपिटल जो था आईपीओ, ये था आईपीओ से पहले 5 करोड़, ठीक है। अब पोस्ट इशू कितना हो गया हमारा? आईपीओ 95 का आ गया, तो हमारा टोटल 100 हो गया। अब 100 में से 20% जो है ना, इसकी मिनिमम शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की रिक्वायर्ड इतनी 20 है, तो ये जो 20% के लिए इसके लॉक इन पीरियड रहेगा 3 साल का, ठीक है। और 3 साल कब तक रहेगा? 29 जून तक 2017 फ्रॉम द डेट ऑफ इशू है ना, तो डेट ऑफ इशू ये है हमारी 30 जून। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में क्या है कि प्री इशू कैपिटल आपकी 500 है, ठीक है। अब आईपीओ आपने कर लिया 500 करोड़, टोटल हो गया 1000 करोड़। 1000 में प्रमोटर शेयर होल्डिंग सपोज 50% आ गई, ठीक है। अब ये 50% हो गई, 500 पहले है ना, आईपीओ से पहले है,
ये 100% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है पहले, ठीक है। तो 50% की होल्डिंग होगी। अब चाहिए हमें 20, हो गई है इनकी 50, ठीक है ना। तो दो कंडीशन लगेंगी, जो एक्स्ट्रा है अबाउट 20 उसके लिए तो 1 ईयर का लॉक इन पीरियड, ठीक है, और जो 20% है उसके लिए 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड। अब इसमें क्या है कि भाई पोस्ट इशू जो शेयर होल्डिंग है बाय प्रोमोटर्स, इफ इट इज लेस देन 20%, ठीक है, तो जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं दे कैन कंट्रीब्यूट अप टू 10%, ठीक है। कई बार क्या होता है कि प्रोमोटर की होल्डिंग कम है सपोज, तो उसमें क्या है कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स जो हैं तो दे कैन कंट्रीब्यूट अप टू 10% टू मेक अप द 20% क्राइटेरिया पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग बाय प्रोमोटर्स। अच्छा, इसमें देयर आर सर्टेन सिक्योरिटीज which are not counted in the minimum criteria of 20%. ये 20% में suppose some securities have been issued for consideration other than cash, ठीक है। आपने कोई कंपनी एक्वायर की, उधर में एसेट्स आ गए, इधर में आपका कंसिडरेशन अदर देन कैश पर अलॉट हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि कैश तो एक्सचेंज होगा नहीं। तो such amount or such securities are ineligible for promoters contribution which have been acquired for consideration other than cash, or they have resulted from a bonus issue, whether in case they have been acquired by promoters and alternate investment funds in last 1 year at a price which is less than the price at which offered to public in the IPO, ठीक है। अगर promoters ने या जो alternate investment funds हैं उन्होंने लास्ट 1 ईयर में उस प्राइस से कम पर एक्वायर की जो पब्लिक इशू का जो प्राइस था, तो दिस सिक्योरिटीज विल बी इनएलिजिबल फॉर प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, and securities which have been pledged with any creditor, so they are also excluded. तो 20% की कैलकुलेशन के लिए हमें ये पोर्शन एक्सक्लूड कर देना है। अब राइट्स इशू बाय एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी, अब मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी है वो राइट इशू ला रही है, तो राइट इशू में क्या है कि एक तो नो राइट इशू कैन बी मेड इफ जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है हमारे दे आर पेंडिंग फॉर कन्वर्जन। So in case there are any pending conversion debt instruments, so right issue cannot be made unless same benefit is reserved for them. या तो ऐसा है कि वो जो convertible debentures हैं उनको भी ये ऑप्शन दो कि भाई आप भी राइट इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। And letter of offer to be dispatched to each and every existing shareholder with necessary details. तो वो लेटर के लिए पूरा कंडीशंस हैं कि भाई आपको लेटर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है, स्पीड पोस्ट से भेजना है, कोरियर से भेजना है, ये सब चीज। And if the letter of offer is not received by them, then he or she can apply on a plain paper. मान लो उसको लेटर मिला ही नहीं किसी वजह से, तो वो प्लेन पेपर पे भी अप्लाई कर सकता है अगर उसको पता चल गया तो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि एडवर्टाइजमेंट बाय मोड ऑफ पब्लिक नोटिस shall have to be given. तो आपको एडवर्टाइजमेंट देनी होगी। एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ देनी है? इंग्लिश न्यूज़पेपर में हैविंग नेशन वाइड सर्कुलेशन, हिंदी न्यूज़पेपर हैविंग नेशन वाइड सर्कुलेशन, और रीजनल न्यूज़पेपर हैविंग वाइड सर्कुलेशन। तो इन पेपर्स में आपको एडवर्टाइजमेंट देनी है। और जो टाइम पीरियड है फॉर कीपिंग द इशू ओपन, ये राइट इशू कितने टाइम तक ओपन रखेगा आप? मिनिमम रखेंगे 15 डेज तक, और मैक्सिमम पीरियड रहेगा इसका 30 डेज। एक्चुअली इसमें ये भी थोड़ा ध्यान रखा है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो क्वेश्चंस के हिसाब से भी क्वेश्चन भी आप आंसर कर पाए, इसी तरह से इस पीपीटी को डिजाइन किया गया है। ये बोनस इशू बाय एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनीज। अब अगर बोनस इशू आपने करना है तो बोनस, अभी देखिए हमने क्या किया, हमने आईपीओ देख लिया, हमने फर्दर पब्लिक इशू देख लिया, राइट्स इशू देख लिया, अब हम कर रहे हैं इसको बोनस इशू। तो बोनस इशू, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इशू ऑफ कैपिटल। तो बोनस इशू बाय एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनीज, इसमें ये कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी है। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? एक तो ये है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दे मस्ट परमिट एल्स शेयर होल्डर्स अप्रूवल थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो नॉर्मली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में तो पावर रहती है, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगी, नहीं तो जनरल मीटिंग में ये अप्रूवल हो सकती है। उसके बाद में सिर्फ जो रेवेन्यू रिजर्व्स हैं, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जो रियलाइज्ड कैपिटल रिजर्व्स हैं, दे कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू। जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो आपको इसमें यूटिलाइज नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद में नो पार्टली पेड अप शेयर्स शुड एग्जिस्ट, कोई पार्टली पेड अप शेयर्स हमारे नहीं होने चाहिए।
ठीक है, 1 मिनट जी, मैं जरा हाँ जी, सॉरी, बोनस इशू बाय एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनीज। तो ये सारी कंडीशंस इसमें होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट हैव दिस क्लॉज, ठीक है, अदरवाइज आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, नहीं तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से हो सकता है जनरल मीटिंग। रेवेन्यू रिजर्व, कोई रिवोल्यूशन रिजर्व इसमें यूटिलाइज नहीं हो सकते, कोई पार्टली पेड अप शेयर नहीं होने चाहिए, और नो बोनस इशू पेंडिंग कन्वर्जन ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट अनलेस सेम बेनिफिट इज रिजर्व फॉर देम। अगर मान लीजिए कोई आपके पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है तो उनको भी वो बेनिफिट आपको देना पड़ेगा कि भाई ये जो है बोनस इशू आप भी उसके लिए एंटाइटल्ड हो। उसके बाद बोनस इशू कब मिलेगा उनको? अगर राइट इशू पहले मिल जाएगा तो। पहले राइट इशू में भी हमने ये कंडीशन पढ़ी, नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज, एम्प्लॉय ड्यूज एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड डेट सिक्योरिटी। आपका कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। क्या डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए? कोई आपने स्टैट्यूटरी ड्यूज जैसे पीएफ ईएसआई ड्यूज या टैक्स ड्यूज, इसमें ये कोई डिफॉल्ट आपका नहीं है, तभी आप बोनस इशू दे सकते हो। या फिर आपका जो फिक्स डिपॉजिट्स का कोई प्रिंसिपल या इंटरेस्ट है या कोई डेट सिक्योरिटीज है, उसमें कोई डिफॉल्ट आपका नहीं है, ओनली देन यू आर एलिजिबल फॉर बोनस इशू। आगे देखते हैं। अब आपके बोनस इशू एक बार अनाउंस कर दिया, इट कैन नॉट बी विथड्रॉन विदाउट द कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है। और ये जो डिसीजन फॉर बोनस इशू है, इट शैल बी इम्प्लीमेंटेड इन द फॉलोइंग मैनर। ये कैसे इम्प्लीमेंट कैसे होगा कि विद इन 15 days फ्रॉम पासिंग ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन इफ शेयर होल्डर्स अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं चाहिए तो आपको बोर्ड अप्रूवल से आपको जो है ये डिसीजन आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, और विद इन 2 months फ्रॉम द पासिंग ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन इफ शेयर होल्डर्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। अगर शेयर होल्डर की भी अप्रूवल चाहिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, तो आपको फिर शेयर होल्डर्स की भी अप्रूवल चाहिए, तो उसमें विद इन 2 months ऑफ पासिंग फ्रॉम द बोर्ड रेजोल्यूशन आपको ये जो है इसको डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है। फर्दर एज पर सेबी मैंडेट बोनस शेयर शैल बी इशूड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन। तो जब आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दी उसके 6 months के अंदर आपको बोनस इशू देना ही देना है, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंशियल, अगर कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मतलब क्या है? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मींस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस, ठीक है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किस किस को हो सकती है? जैसे अपने एम्प्लॉइज को हो सकती है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हो सकती है, इस तरह से। एंड देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच आर टू बी कंप्लाइड विद बाय लिस्टेड कंपनीज। पहला, एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन इट मस्ट बी पास्ड बाय द शेयर होल्डर, तो स्पेशल शेयर होल्डर्स से आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवानी है। फिर सिक्योरिटीज मस्ट बी हेल्ड इन डीमैट मोड, जो डीमैट मोड में होनी चाहिए आपके सिक्योरिटीज, और आपको पैन नंबर भी लेना है, पैन ऑफ प्रोस्पेक्टिव अलॉटर्स मस्ट बी अवेलेबल। ये कुछ गाइडलाइंस है प्रेफरेंशियल इशू के लिए। प्राइसिंग कैसे होनी है? प्राइसिंग में ये है कि कंपनी इज लिस्टेड फॉर मोर देन 2 weeks बट लेस देन 26 weeks। अगर कंपनीज जो लिस्टेड है फॉर मोर देन 2 weeks बट लेस देन 26 weeks, प्राइसिंग shall not be less than higher of the following। अब इस केस में क्या होगा कि प्राइसिंग shall not be less than higher of the following। पहला, एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लोज ऑफ द एक्चुअल पीरियड ऑफ लिस्टिंग। वो एवरेज आपको लेना पड़ेगा जो वीकली हाईज एंड लोज है। ये पेपर में भी छपते हैं और स्टॉक एक्सचेंज में भी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। जो एवरेज ऑफ वीकली हाईज एंड लोज प्राइसेस है ऑफ द एक्चुअल पीरियड ऑफ लिस्टिंग, तो ये लेना पड़ेगा आपको। एंड द एवरेज ऑफ वीकली हाईज एंड लोज ऑफ द प्रीसीडिंग 2 weeks। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका जो लिस्टेड है वो मोर देन 2 weeks है बट लेस देन 26 weeks है। तो उस केस में क्या होगा, ये इन्होंने दे रखा है इसमें
कि प्राइसिंग जो इट शैल नॉट बी लेस देन हायर ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपको लेना पड़ेगा, एक्चुअल पीरियड ऑफ लिस्टिंग या प्रीसीडिंग 2 वीक्स का, ठीक है। और कंपनीज एक्चुअली कंप्लीट लिस्टिंग पीरियड 26 वीक्स, अगर 26 वीक्स हो चुके हैं तो उस केस में कैसे होगा, तो प्राइस पर शेयर शैल बी रिकम्प्यूटेड एंड द डिफरेंस इफ एनी शैल बी ब्रॉट इन बाय द कंसर्न्ड शेयर होल्डर, ठीक है। एंड इफ द डिफरेंस इज ऑन अ लोअर साइड देन द कंपनी शैल नॉट रिफंड टू द कंसर्न्ड शेयर होल्डर। अब इसमें क्या होता है कि कई बार कंपनी क्या करती है कि भाई ऐसा होता है, शेयर बहुत सारा जो शेयर होल्डर अप्लाई करते हैं कंपनी में, वो इसलिए नहीं अप्लाई करते कि भाई प्राइस आपका कम हो जाए, ठीक है ना। कई बार आपने इश्यू लाए, उसके बाद में प्राइस आपका कम हो गया, तो इस केस में क्या कहता है कि भाई शेयर होल्डर को वो प्राइस लाना पड़ेगा, प्राइस पर शेयर शैल बी रिकम्प्यूटेड एंड द डिफरेंस इफ एनी शैल बी ब्रॉट इन बाय द कंसर्न्ड शेयर होल्डर एंड द डिफरेंस इफ द डिफरेंस इज ऑन द लोअर साइड देन द कंपनी शैल नॉट रिफंड टू द कंसर्न्ड शेयर होल्डर। तो कंपनी रिफंड नहीं करेगी, लेकिन अगर प्राइस जो है रिकम्प्यूट होगा और जो डिफरेंस है वो कंसर्न्ड शेयर होल्डर को लाना होगा इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। और in case companies have been listed for more than 26 weeks, तो प्राइस shall not be less than higher of the following। तो उस केस में क्या होगा, एवरेज ऑफ वीकली हाइज एंड लोज प्राइसेस ऑफ द प्रीसीडिंग 26 वीक्स या एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो प्राइस ऑफ द प्रीसीडिंग 2 वीक्स। तो जो 26 वीक्स में जो हाई एंड लो है उसका एवरेज ले लेंगे, या जो प्रीसीडिंग 2 वीक्स में एवरेज हाई एंड लो है उसका एवरेज ले लेंगे। तो प्राइस shall not be less than higher of the following, ठीक है। तो उससे कम पर नहीं हो सकता जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है। अगर फिर इसमें क्या है कि अगर ये लॉक इन पीरियड है फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, इफ शेयर्स आर अलॉटेड ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस, कोई मान लीजिए सीडीआर की स्कीम थी विच इज प्रेस्क्राइब्ड बाय आरबीआई, इफ शेयर्स आर अलॉटेड ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस because of corporate debt restructuring framework prescribed by RBI, so this will be 1 year from the date of allotment। जो लॉक इन पीरियड है फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ये आपका 1 year रहेगा। एंड इफ शेयर्स आर पार्टली पेड अप एंड अलॉटेड टू अदर देन प्रोमोटर्स, ठीक है, उस केस में क्या रहेगा, 1 year from the date of allotment and shall expire on the date ending on 1 year from the date on which they became fully paid up। तो अगर अदर देन प्रोमोटर्स है तो उनका ये पोजीशन है, अगर शेयर जो है प्रोमोटर्स को अलॉटेड है तो उनके लिए 3 साल है, ठीक है। ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की बात है। एक एग्जांपल लेके समझाया कि किंगफिशर एयरलाइंस ने बोरो किया पीएनबी लिमिटेड से, और ये बोरोइंग्स हो गई एमपीए पीएनबी लिमिटेड की बुक्स में, ठीक है। फिर अपनी कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम आई तो पीएनबी लिमिटेड ने क्या किया, ये एनपीए को 51% इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो किंगफिशर एयरलाइंस मेड अलॉटमेंट ऑन थ्रू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, तो पीएनबी लिमिटेड कैन नॉट सेल सच इक्विटी शेयर्स फॉर 1 year, ठीक है, बिकॉज दे हैव बीन अलॉटेड पर्सुएंट टू दिस कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। तो उस केस में 1 year का पीरियड है, प्रोमोटर्स के लिए 3 years का। उसके अलावा अनदर मोड ऑफ इश्यू ऑफ कैपिटल कैन बी इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। अब ये जो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं इसमें क्या है कि प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस क्या है, इशू साइज शुड बी मोर देन 50 crores, फिर ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, हैविंग डिविजिबल प्रॉफिट्स इन एटलीस्ट 3 preceding years आउट ऑफ 5 preceding years, मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी मोर देन और इक्वल टू $100 million इन इट्स होम कंट्री। तो जो होम कंट्री में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $100 million होना चाहिए। नेटवर्थ जो है $15 million होना चाहिए होम कंट्री में, और नो प्रोहिबिशन इन द कंट्री टू एक्सेस कैपिटल मार्केट्स, तभी आप इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू कर सकते हैं, ठीक। फिर ये जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स हैं और इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम है, इसमें क्या कैसे इशू होता है। जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स हैं उसमें तो क्या होता है कि इशू साइज जो है इट शुड बी लेस देन 250 crores, एटलीस्ट 2 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स अलॉटेड उसमें होने चाहिए, ठीक। और इशू साइड अगर मान लीजिए 250 crores या उससे ज्यादा है तो उसमें 5 होने चाहिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ठीक है। उसमें 2 हो सकते हैं अगर 250 crores से कम है,
और 250 करोड़ से ज्यादा है अगर या इक्वल टू है तो 5 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो वो अलॉट हो सकते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, अप्रूवल चाहिए होगा आपको स्टॉक एक्सचेंज से जहां पर सिक्योरिटीज लिस्टेड है। और इंस्टीट्यूशंस बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप और अंडर सेम कंट्रोल शैल नॉट बी काउंटेड एज मल्टीपल अलॉटीज। जो अगर आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेम ग्रुप के हैं या अंडर सेम कंट्रोल हैं तो उनको क्या है कि इनको एक ही अलॉटी माना जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई जैसे कोटक, ठीक है, अब उसके 4 म्यूचुअल फंड्स हैं तो अगर वो 4 म्यूचुअल फंड्स है तो उसको एक ही अलॉटी माना जाएगा। कई बार होता है ना एक ही कंपनी के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कोई डेट है, कोई हाइब्रिड है, कोई इस तरह से, तो उनको ये जो है मल्टीपल अलॉटीज नहीं माने जाएंगे, उनको एक ही अलॉटी माना जाएगा क्योंकि बात हो रही है यहाँ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स 2 या 5 हो सकते हैं, मिनिमम 2 होंगे अगर लेस देन 250 करोड़ है, और अगर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो 5 होंगे। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अगर जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो QIBs की बात हो रही है तो QIBs जो है अगर सेम ग्रुप या सेम कंट्रोल में है तो मल्टीपल अलॉटीज नहीं माने जाएंगे। फिर इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम क्या है, इसमें मिनिमम अलॉटीज 10 हो सकते हैं। ठीक है, और स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करनी है। ये जो है जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स है या इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम है, इसमें पार्टली पेड अप शेयर्स कैन नॉट बी इशूड अंडर दिस प्रोग्राम्स। जो पार्टली पेड अप शेयर्स हैं ये इसमें इशू नहीं हो सकते। एंड इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट ऑफ नॉट मोर देन 10% ऑफ द ऑफर प्राइस शैल बी मेड बाय द सेलर। ठीक है, तो आप 110% तक आप उसको अलॉट कर सकते हो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो। प्राइसिंग शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ वीकली हाइज एंड लोज ऑफ द प्रीसीडिंग 2 वीक्स। तो जो लिस्टिंग में जो वीकली हाइज एंड लोज हैं ऑफ द प्रीसीडिंग 2 वीक्स उस बेस पर प्राइसिंग इसकी होगी। एंड लॉक इन पीरियड शैल बी 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अब जैसे एग्जांपल दे दिया एक्सिस ग्रुप का, ठीक है ना, तो एक्सिस म्यूचुअल फंड है और एक उनका वेंचर कैपिटल फंड है तो इसको एक ही माना जाएगा, 2 नहीं माने जाएंगे। ठीक है, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स है या जो इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम है इसमें क्या है, एक तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स में एक जो सिंगल अलॉटमेंट है वो 50% से ज्यादा नहीं होगी। ठीक, तो जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था 250 करोड़ तक 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर 250 करोड़ का है तो एक की जो है 125 से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर जो इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम है इसमें क्या है कि 10 से 10 हो सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 10 मैक्सिमम था, मिनिमम था, क्या था, ये मिनिमम 10 है इसमें जो इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम है। इसमें 2 या 5 भी हो सकते हैं, इसमें मिनिमम 10 है, मतलब इंस्टीट्यूशनल को ही देना है आपने। तो नो सिंगल अलॉटमेंट शैल एक्सीड 25% ऑफ द ऑफर्स है, इसमें 25% की कंडीशन है। जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है उसमें 50% की कंडीशन है। डिफरेंस क्या है, IPO FPO हमने देखिए कई चीजें पढ़ ली, ठीक है ना, IPO भी पढ़ लिया, FPO भी पढ़ा, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम पढ़ा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट पढ़ा। जो पहले तो हम ये देखें कि पब्लिक ऑफर किसको हो सकता है और प्राइवेट प्लेसमेंट किसको हो सकती है। ठीक है, जो हमारी एलिजिबल कंपनीज हैं उसमें एक तो पब्लिक ऑफर तो सारी लिस्टेड कंपनीज जो है वो पब्लिक ऑफर दे सकती हैं। ठीक है, और लिस्टेड कंपनीज, ये जो इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम है इसमें कौन कौन पब्लिक ऑफर में जा सकता है, लिस्टेड कंपनीज करंटली नॉट इन कंप्लायंस विद मिनिमम पब्लिक होल्डिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो वो इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम में जा सकती है। और जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है उसमें क्या है, लिस्टेड कंपनीज इन कंप्लायंस विद मिनिमम पब्लिक होल्डिंग रिक्वायरमेंट। तो जो मिनिमम पब्लिक होल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम पब्लिक होल्डिंग रिक्वायरमेंट कितनी है, 25%। ठीक है, दिस वी ऑल नो। तो जो इसमें है वो प्राइवेट प्लेसमेंट में जा सकती हैं, और जो इस कंप्लायंस में नहीं है, 25% जिसमें नहीं है उसके वो क्या है, वो इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम में जाएंगे। फिर एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन है, इसमें तो कोई भी कर सकता है, रिटेल इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स 2 लाख तक के होते हैं। फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बोरोवर्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल बोरोवर्स भी इसमें आ सकते हैं IPO या FPO में।
जो IPP है हमारा इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ही आ सकते हैं। ये हमने पहले पढ़ लिया, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन है, बेसिकली सारे इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, है ना, म्यूचुअल फंड्स वगैरह। और QIP जो है ये भी, इसमें भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ही आ सकते हैं। फिर प्राइसिंग रिस्ट्रिक्शन, प्राइसिंग रिस्ट्रिक्शन में क्या है कि आपका जो प्राइस बैंड है, प्राइस बैंड आपको डिक्लेयर करना है एटलीस्ट 1 डे प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द इशू, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें जो प्राइस है इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज ऑफ द वीकली हाइज एंड लोज प्राइसेस इन द प्रीसीडिंग 2 वीक्स। ये उसके बेसिस पर डिसाइड होगा प्राइसिंग रिस्ट्रिक्शन से। उसके बाद में जो SMEs हैं, जो इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसमें क्या है कि एप्लीकेबिलिटी फॉर इशूअर, कौन इशू कर सकता है इसमें, और फिर पोस्ट इशू फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल के हिसाब से है ये। अगर लेस देन 10 करोड़ है या ग्रेटर देन 10 करोड़ है और लेस देन 25 करोड़ है। तो अगर लेस देन 10 करोड़ है तो इफ पोस्ट इशू फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल इज लेस देन 10 करोड़ देन द इशूअर शैल इशू its specified securities in accordance with provisions of this chapter, ठीक है। और अगर if it is post issue face value of capital is greater than 10 crores but less than 25 crores then issuer may also issue its specified securities in accordance with provisions of this chapter। तो इसमें क्या है, इसमें shell है, ठीक है। तो अगर less than 10 crores है तो इसमें ये जो conditions दे रखे हैं इसमें, ये सारी conditions आपको mandatorily follow करनी है। और इसमें क्या है कि ऑप्शन है कि लेस देन 10 करोड़ और मोर देन 25 करोड़ है, तो आप इसमें जा भी सकते हो और नहीं भी जा सकते। आप यहाँ SME वाला रूट अपना लो, नहीं SME वाला रूट अपनाना तो जनरल में जाओ। इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, कंडीशंस क्या है। पहला, एप्लीकेशन वैल्यू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख पर एप्लीकेशन, ठीक है। 1 लाख रुपए मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट। अलॉट इज greater than or equal to 50. They will appoint underwriters and other nominated investors through merchant banker। और इश्यू जो है ये 100% अंडरराइटन होगा और मर्चेंट बैंकर जो है वो अंडरराइट करेंगे greater than or equal to 15% of the issue size। And if other underwriters fail, then merchant banker shall fulfill the underwriting obligations। तो अगर अंडरराइटर फेल हो जाते हैं अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल करने में, then merchant banker shall fulfill the underwriting ऑब्लिगेशन। इशूज में 100% अंडर रिटर्न होगा। ये SME के थ्रू है, SME का प्लेटफॉर्म है। The other underwriters and nominated investors shall not subscribe to this issue made in any other manner। Underwriting arrangement shall be disclosed in the offer document। और जो merchant banker है, it shall file an undertaking to the board that the issue has been 100% underwritten along with the list of underwriters and nominated investors indicating the extent of underwriting और सब्सक्रिप्शंस कमिटमेंट मेड बाय देम 1 day बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू। तो ये 1 दिन पहले आपको ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी टू द बोर्ड। फिर SME से मेन बोर्ड पे आप आ सकते हो। कैसे आ सकते हो, ये दिया हुआ है इसमें। इफ यू वांट टू माइग्रेट टू द मेन बोर्ड बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट एंड शेयरहोल्डर्स अदर देन प्रोमोटर्स शैल बी काउंटेड फॉर अबव and votes in favor should be more than 2 times of votes against। तो आप माइग्रेट कर सकते हो मेन बोर्ड पर भी फ्रॉम SME। मर्चेंट बैंकर्स क्या है, अब ये जो मेजर मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज व्हिच द बैंक ऑफर्स टू इट्स क्लाइंट्स आर, बैंकर्स होते हैं नॉर्मली, जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, कल भी ये क्वेश्चन आया था। तो मर्चेंट बैंकर्स नॉर्मली जो है बैंकर्स होते हैं। इनका काम क्या क्या होता है, एक तो होता है इशू को मैनेज करना, इशू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इश्यूज, प्रेस्क्राइब्ड फीस इनको देनी होती है स्टॉक एक्सचेंजेस को। उसके बाद में कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं नेटवर्थ वगैरह की, तो उस हिसाब से ये मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, सेबी से रिकॉग्नाइज्ड। इशू मैनेजमेंट करना है इनको, एस्क्रो कलेक्टिंग बैंक, पेमेंट टू डिविडेंड वारंट्स, इंटरेस्ट वारंट्स, रिफंड ऑर्डर, डिबेंचर ट्रस्टी बन सकते हैं और अंडरराइटिंग कर सकते हैं। तो ये मेजर जो है मर्चेंट बैंकिंग की एक्टिविटीज। अब लिस्टिंग बाय SME ऑन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विदाउट IPO। अब ये जो SME है ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे कैसे आ सकते हैं विदाउट IPO लाए बिना। Institutional trading platform is a new window of stock exchanges where e-commerce, data analytics, biotechnology,
and other startups can list and trade on their shares. तो ये कंपनीज जो हैं, जो छोटी कंपनीज हैं, डाटा एनालिटिक्स कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है, बायोटेक्नोलॉजी या जो दूसरी स्टार्टअप्स हैं, वो अपने शेयर्स को लिस्ट करा सकती हैं और ट्रेड कर सकती हैं। इसमें दो मोड है, एक तो नॉन इशू पब्लिक मोड है, नॉन पब्लिक इशू मोड है, एक है पब्लिक इशू। ठीक है, जो नॉन पब्लिक इशू मोड है उसमें तो क्या है, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन बी इन्वेस्टर्स, उसमें तो सिर्फ जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वही आ सकते हैं, और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के प्रोविजंस जो है इस पर एप्लीकेबल नहीं है। जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% वाली क्लॉज है वो इस पर एप्लीकेबल नहीं है। और पब्लिक इशू मोड में क्या है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में 75% होगी और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है वो होगी 25%, और एप्लीकेशन साइज विल बी ग्रेटर देन 10 लाख और अलॉटेज इसके मोर देन 200 होंगे। फिर अदर कंडीशंस है पब्लिक इशू मोड में। अब पब्लिक इशू मोड में क्या क्या और कंडीशंस है, अंडर सब्सक्रिप्शन अवेलेबल फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब अगर मान लो अलॉटमेंट की है आपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, ठीक है, तो दिस में बी ऑन ए डिस्क्रिशनरी बेसिस बट लेस देन 10% ऑफ द इशूअर साइज। ठीक, और लॉक इन ऑफ प्री इशू कैपिटल अप टू 6 months, और जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में डीलिस्ट द एंटिटीज सिक्योरिटीज फॉर non-compliance, and promoter director of such delisted entity if joins another entity, then such other entity cannot opt for institutional trading platform for next 5 years. ठीक है, तो ये बेसिकली जो स्मॉल एंटिटीज हैं उनके लिए इन्होंने कहा है। फिर कौन कौन सी कंपनीज एलिजिबल हैं, कौन सी कंपनीज इसमें एलिजिबल नहीं है, विदाउट पब्लिक इशू और विद पब्लिक इशू। अगर पब्लिक इशू के साथ आपको लिस्टिंग करनी है तो एप्लीकेशन साइज विल बी ग्रेटर देन 10 लाख, ये पहले भी देख चुके हैं हम, और अलॉटेज विल बी मोर देन 200, और 75% आपको अलॉटमेंट करनी है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, और 25% आप नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को आप कर सकते हो। जो विदाउट पब्लिक इशू है उसमें तो सारी आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ही करनी है नेचुरली, जब पब्लिक है ही नहीं तो। ये गुप्ता जी जो इसमें 75% होता है, हाँ, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम नहीं लिखा। मान लिया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को 76% हो जाए तो क्या वो गलत होगा, या 74% हो तो गलत होगा? 75% मिनिमम है, 75 से ज्यादा तो हो ही सकता है। तो फिर वो नॉन इंस्टीट्यूशनल को कम हो जाएगा फिर? हाँ, कम हो जाएगा। हाँ, मान लिया 80-20 है तो उधर वो 20 पे आ गया तो फिर वो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? नहीं, गड़बड़ क्या होनी, कुछ नहीं, वो भी तो पब्लिक ही है किस्म से। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी तो पब्लिक ही है, उसमें क्या है, वो इन्वेस्टमेंट फंड्स ही तो हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है। वैसे नॉर्मली जो 25% वाली कंडीशन है ना, वो मिनिमम कंडीशन ही मानी जाती है, मतलब 25% मिनिमम देना पड़ेगा आपको। मुझे भी ये लग रहा है कि वो आपकी बात 25% देना पड़ेगा। ये हो सकता है कि 30 पब्लिक को दे दो, 70 उसको दे दो इंस्टीट्यूशनल। हाँ, यस, यही मेरा कहना यही था। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। अब फास्ट ट्रैक इशू में क्या है, फास्ट ट्रैक इशू में आप फास्ट ट्रैक इशू लाना चाहते हैं। फास्ट ट्रैक इशू ये है बेसिकली कि ना आपकी कंपनी काफी अच्छी है भाई, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है आपका जो प्रमोटर है उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आपकी डीलिंग्स बढ़िया हैं, तो उस केस में आप फास्ट ट्रैक इशू भी ला सकते हो। फास्ट ट्रैक इशू लाने में क्या होता है, एक तो ना जो ऑफर डॉक्यूमेंट है और एक होता है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। तो आपको ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं देना, आप सीधे ऑफर डॉक्यूमेंट से आप प्रोसीड कर सकते हो। तो फास्ट ट्रैक में थोड़ा सा प्रोसेस इजी है, और बेसिकली ये जो पुरानी कंपनीज हैं उन्हीं के लिए है। ये होता है एग्जिस्टिंग इक्विटी लिस्टेड एंड लिस्टिंग एग्रीमेंट कंप्लाइड। जो भी लिस्टिंग एग्रीमेंट था, जैसे क्या होता है, जो भी लिस्टेड कंपनीज होती है उनको सेबी के साथ एक लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, और उसकी कंडीशंस अगर उन्होंने कंप्लाई विद की हैं और 3 साल से ज्यादा लिस्टेड है तो वो फास्ट ट्रैक इशू ला सकते हैं। फास्ट ट्रैक में यही है बेसिकली कि ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना, आपको सीधा ऑफर डॉक्यूमेंट से आगे चलो। तो एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका 1000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, और जो भी आपको जो है एक इन्वेस्टर्स ग्रीवांस मैकेनिज्म आपको रखना पड़ता है। तो आपका जो रेशियो है सॉल्व करने का इन्वेस्टर कंप्लेंट, दैट शुड बी मोर देन 95%। तो जो रेजोल्यूशन है अपने इन्वेस्टर कंप्लेंट्स का मोर देन 95% आपने रिजॉल्व की है, तभी आप फास्ट ट्रैक इशू ला सकते हो।
और अगर आपके जो ऑडिटर ने जो 3 साल में जो क्वालिफिकेशन कोई दी है, तो उसका इफेक्ट जो है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा मॉनेटरी इम्प्लीकेशन उसका नहीं है। इसका मतलब कोई सीवियर जो है रिमार्क्स नहीं है आपके जो ऑडिटर के, ठीक है, जो उसका इम्पैक्ट जो है कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। तो अगर फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन इन ईच पास्ट 3 years इज लेस देन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। आपका जो सेबी से अगर कोई शोकॉज नोटिस इशू हुआ है तो उसकी कोई पेंडेंसी आपके पास नहीं है, और जो मिनिमम प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन है ये आपने डीमैट मोड में रखा हुआ है, तो आप फास्ट ट्रैक इशू में जा सकते हो। ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है? ग्रीन शू ऑप्शन में क्या होता है कि ना आप ओवर सब्सक्रिप्शन को भी आप रख सकते हो। तो ग्रीन शू ऑप्शन इज एन ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. It is a provision in an underwriting agreement that grants the underwriter the right to sell investors more shares than initially planned by the issuer if the demand for a security issue proves higher than expected. तो अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो गई शेयर्स की, तो वो क्या कहते हैं कि भाई हम आपको ज्यादा भी अलॉट कर देंगे जो इनिशियली प्लान्ड है, मतलब अंडरराइटर अपने वाले में से दे देगा, समझ रहे हो आप? तो ग्रीन शू ऑप्शन इज एन ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन in the context of an initial public offering. It is a provision in an underwriting agreement that grants the underwriter the right to sell investors more shares than initially planned by the issuer if the demand for a security issue proves higher than expected. Basis क्या होता है इसका? एक ये जो ओवर अलॉटमेंट ऑप्शंस है, these are known as green shoe options, क्योंकि इसमें एक ग्रीन शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी 1990 में, तो it was the first to issue this type of option. Green shoe option provides additional price stability to a security issue because the underwriter can increase supply and smooth out price fluctuations. It is the only type of price stabilization measure permitted by the Securities and Exchange Commission. ये Securities and Exchange Commission यूएस का है, जैसे यहाँ पर सेबी है। अब इसमें मेन बातें क्या होती हैं ग्रीन शू ऑप्शन में? तो ग्रीन शू ऑप्शन इज एन ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन आईपीओ। तो जो इसमें क्या होता है कि जो अंडरराइटर्स हैं दे कैन सेल अप टू 15% मोर शेयर्स देन द ओरिजिनल इशू अमाउंट. तो ग्रीन शू ऑप्शन प्रोवाइड बाइंग पावर टू कवर शॉर्ट पोजीशंस इफ प्राइसेस फॉल विदाउट द रिस्क ऑफ हैविंग टू बाय शेयर्स इफ द प्राइस इंक्रीजेस. क्या क्या होना चाहिए ग्रीन शू ऑप्शन लेने के लिए? एक तो जनरल मीटिंग की अप्रूवल होनी चाहिए. मर्चेंट बैंकर आपको अपॉइंट करना है स्टेबलाइजिंग एजेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच मैकेनिज्म. एग्रीमेंट करना है आपको स्टेबलाइजिंग एजेंट के साथ अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज दैट मे बी बोरोड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ अलॉटमेंट और एलोकेशन. प्रेस्क्राइब्ड आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा ऑफर डॉक्यूमेंट में. स्टेबलाइजेशन प्रोसेस आपको इट शुड बी अवेलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 30 डेज. तो 30 डेज का आपको ये स्टेबलाइजेशन प्रोसेस अवेलेबल कराना पड़ेगा. और जो स्टेबलाइजिंग एजेंट है इट इज टू सबमिट ए daily report to stock exchange during the stabilizing period and a final report to SEBI in the prescribed format. तो ये है, मतलब उधर पब्लिक इशू भी खुल गया और इधर में अलॉटमेंट भी हो रही है. फिर एक सेफ्टी नेट अरेंजमेंट क्या है? सेफ्टी नेट अरेंजमेंट में क्या है? सेफ्टी नेट अरेंजमेंट मींस an arrangement provided by the issuer under which a person offers to purchase specified securities from the original resident retail individual allottees at the issue price. It is an arrangement provided by the issuer under which a person offers to purchase specified securities from the original resident retail individual allottees at the issue price. Maximum of 1000 securities per original resident retail individual investors in an IPO is to be covered under the arrangement. ठीक है, तो आप 1000 सिक्योरिटीज पर ओरिजिनल रेजिडेंट रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आप ले सकते हो. तो दिस बायबैक विल बी एट द इशू प्राइस एंड इज टू बी एक्सरसाइज्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ सिक्योरिटीज. तो आपको इसमें क्या है कि सेफ्टी नेट का मतलब क्या है? मतलब आपने आज इशू कर दिया, ठीक है, 100 रुपए में इशू किया, कल को प्राइस उसका आ गया 30 रुपए, ठीक है ना, तो इन्वेस्टर्स तो उसको लगेगा मैं मेरे साथ धोखा कर लिया. तो सेफ्टी नेट अरेंजमेंट में ये है कि भाई 6 महीने के अंदर हम बाई कर लेंगे आपको आपसे इशू प्राइस पर, ठीक है. और उन्होंने दे दिया भाई 1000 सिक्योरिटीज पर ओरिजिनल रेजिडेंट रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर. ओरिजिनल मतलब जिसको ओरिजिनल अलॉटमेंट हुई, मार्केट से खरीद के नहीं. फिर वारंट्स भी इशू हो सकते हैं इशू ऑफ कैपिटल में. वारंट्स इज अ डेरिवेटिव सिक्योरिटी दैट गिव्स द होल्डर द राइट टू परचेज सिक्योरिटीज फ्रॉम द इशूअर एट ए स्पेसिफिक प्राइस एंड विद इन ए
certain time frame. So warrants may be issued along with public issue or rights issue of specified securities subject to the following. एक तो ये है the tenure of such warrants shall not exceed 18 months from their date of allotment in the public or rights issue. Not more than one warrant shall be attached to one specified security. The price or conversion formula shall be determined upfront. तो पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि प्राइस या कन्वर्जन कैसे होगा. And at least 25% of the consideration amount shall also be received upfront. In case the warrant holder does not exercise the option to take equity shares against any of the warrants held by him, the consideration paid in respect of such warrant shall be forfeited by the issuer. ठीक, तो हर एक सिक्योरिटी के साथ में एक वारंट आप इशू कर सकते हो. 25% उस वारंट का भी आपको पहले लेना पड़ेगा. और अगर किसी ने ये वारंट वाली ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं की तो जो कंसिडरेशन दी है आपने 25% पहले वो फॉरफिट हो जाएगी. अब इसमें क्या है कि एग्जिट अपॉर्चुनिटी की बात थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं. सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सेकंड अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2016. इसमें क्या है, कंडीशंस एंड मैनर ऑफ प्रोवाइडिंग एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर से दिया गया है. तो ये क्या है देखते हैं. एक तो इसमें क्या है, ये ट्रिगर पॉइंट क्या है. ट्रिगर पॉइंट ये है कि भाई चेंज इन ऑब्जेक्ट्स या वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट रेफर्ड टू द प्रोस्पेक्टस इज अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन. पब्लिक इशू जो है आपका, इट वाज मेड ऑन और आफ्टर दिस डेट. नंबर ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स मोर देन 10%. आपने काम करना था कुछ, बाद में करने लग गए कुछ, तो जो आपके जो शेयर होल्डर हैं वो कहते हैं भाई हमारा पैसा वापस दे दो. तो इस केस में क्या है कि नंबर ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स जो है इट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 10%. अमाउंट ऑफ आईपीओ यूज जो है वो लेस देन 75% है ऑफ द अमाउंट रेज. मतलब 25% आप दूसरी एक्टिविटी पे यूज कर सकते हो, लेकिन आपका 75% उसी मेन ऑब्जेक्ट में यूज होना चाहिए जिसके लिए आपने पैसा लिया है. ठीक है. द टेंडरिंग पीरियड शैल स्टार्ट नॉट लेटर देन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड शैल रिमेन ओपन फॉर 10 वर्किंग डेज. तो उसमें क्या है कि आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी उनको दे सकते हो कि भाई आप अपना पैसा वापस ले लो. एग्जिट प्राइस क्या होगा? Exit price will be highest of the following: volume weighted average price past 56 weeks, volume weighted average price past 26 weeks, volume weighted average price of past 60 trading days if shares are frequently traded, और valuation parameters if shares are infrequently traded. ये तो ये कुछ conditions है. तो ये था मेन आपका इशू ऑफ कैपिटल. तो हमने बहुत सारे इसमें देख लिए कि किस किस तरह से कंपनी जो है अपनी कैपिटल को इशू कर सकती है और सेबी जो है इसको कैसे कैसे रेगुलेट करता है. तो हमने पब्लिक इशू भी देख लिया, राइट्स इशू देखा, बोनस इशू देखा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, इशू ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम और इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. तो ये सारे हमने इसमें देख लिया. इसके अलावा फास्ट ट्रैक भी हमने थोड़ा सा देखा. तो क्या है कि ना एक्चुअली इन चीजों को ना 2 घंटे में या 1.5 घंटे में कवर करना इतना आसान नहीं है. तो अब ये बेसिक बातें आपको पता चल गई. इसके बाद अगर आप पढ़ेंगे ना पूरा रेगुलेशंस, पढ़ना तो आपको पूरा रेगुलेशन से चाहिए भाई. सेबी की साइट पे भी है, आपको आईबीबीआई की साइट पे भी रेगुलेशंस मिल जाएंगे. तो आपको पूरा उसमें से एक बार तो जरूर गो थ्रू कर लेना चाहिए. साथ में आप ये पीपीटी रखो तो आपको ना काफी क्लैरिटी इसमें आ जाएगी. क्योंकि जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे ना तब तक क्लैरिटी नहीं आती. और चीजें तो काफी डाइवर्सिफाइड है. बहुत सारे लोग तो छोड़ ही जाते हैं इस चक्कर में कि यार हमसे अभी पढ़ते ही नहीं है. लेकिन पढ़ना जरूर चाहिए. देखो आईबीसी के सिलेबस में भी है और इसमें भी है, तो पढ़ना तो जरूर चाहिए. हमारे को वैसे भी प्रैक्टिस में भी काम में आती है चीजें, ऐसी कोई बात नहीं. तो नॉलेज नहीं सोचना चाहिए भाई 1 नंबर का आएगा या 2 नंबर का आएगा. वो नंबर का कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पूरा ही छोड़ के चले जाए तो आई थिंक दैट इज नॉट अ गुड आइडिया. तो इसलिए हम लोग तो पूरा इसको कवर करेंगे, सब चीजें कवर करेंगे. सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेकओवर भी कवर करेंगे, डीलिस्टिंग ऑब्लिगेशंस भी है ना, तो लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. हालांकि एलओडीआर इसमें तो नहीं है लेकिन उसमें है वो जो आईबीसी वाले सिलेबस में. तो आई थिंक अब और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो वी कैन एंड द मीटिंग नाउ. जो हमारे पास जो ये आईसीडीआर के जो रेगुलेशंस हैं, हाँ ये तो ओवरऑल हैं जो कि इशू ऑफ कैपिटल से रिलेटेड है. हाँ हाँ हाँ.
इसके अलावा शायद अपना सेबी के कुछ और भी गाइडलाइंस है जो इसके अलावा है? बहुत है, बहुत है। मैं आपको पूरा सिलेबस दिखाता हूँ। मैं आपको ना पूरा, मैं इसका पूरा सिलेबस दिखाता हूँ आपको। जी जी जी। अभी देखो जी, आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, आ रही है नजर? ये वर्ड फाइल नजर आ रही होगी आपको मेरे हिसाब से? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। आ रही है ना? तो ये यहां से ऐसे भी, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं। ये है जी सेबी। सेबी में देखिए आपका आईसीडीआर हो गया पहले। आईसीडीआर में क्या आता है, चैप्टर 6A और चैप्टर 7 है, ठीक है। फिर प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग है, फिर सब्सटैंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर है, डीलिस्टिंग है, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है। ये सारा यहाँ तक है, ये पूरा सिलेबस इसमें। हाँ 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 हाँ। एक्चुअली क्या है, पूरा है 18 नंबर का ये। तो 18 नंबर में से इसमें से कुछ भी पूछा जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो जरूर पूछेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा। नहीं वैसे बढ़िया है ये, देखा जाए तो अगर जो इसको ढंग से कर लें हाँ तो 18 में से 15 नंबर तो आ ही सकते हैं। बिल्कुल। अब आप देखो, ये जो इसके नीचे जो रिजर्व बैंक वाला ना, ये हमने कर लिया पूरा। ये जो है, ये रिजर्व बैंक वाला ये पूरा करा दिया, ये यहाँ तक हो चुका, सेल ऑफ ट्रेजरी तक हमारा। हाँ इसमें जो हमारा पोर्शन बचता है ना, वो एक तो ये बचता है सेबी वाला। सेबी के बाद हमारा बचता है इसमें आईबीसी, इनकम टैक्स हमने कर लिया, स्टैम्प एक्ट हमने कर लिया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर लिया, ठीक है ना जी। और जी, ये कंपनीज एक्ट हमने कितना किया, कर लिया। अमेरिकन कंपनीज एक्ट भी कर लिया हमने, हाँ सबसे पहले कर लिया था। और रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स का रूल्स भी कर लिया। ये सारा हम कर चुके हैं। ये मैंने अपने नाम ही लिखा हुआ 18 नंबर। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेशनल एथिक्स किया हुआ है ना। ये फाइनेंस वगैरह हो गया हमारा, तो काफी कर लिया हमने। धीरे धीरे देखो, ऐसा रोज रोज एक एक कदम भी चलते रहो ना, आदमी आगे पहुंच जाता है, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखो, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने पूरा कर दिया। फाइनेंस हो गया, प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, अब ये जनरल लॉज है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक ये पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो कल आप क्या लेंगे जी? कल इससे अगला कर लेंगे, ये प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। और सब्सटैंशियल एक्विजिशन टेक ओवर ले लेंगे साथ में। चलो मेरे बढ़िया हिसाब है से जी, ना, बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से एक आध दिन में, 2 दिन में ये हो जाएगा पूरा कवर भी, सेबी वाला ना। चलो ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू गुप्ता जी। ठीक है, थैंक यू गुप्ता जी। हाँ जी ठीक है सर, ओके सर। ओके जी। अच्छा, कल ये नहीं होगा, कल वो जो है ना इंडेक्स 109 वाली क्लास है। ओके, कल क्लास है इंडेक्स 109 वाली, कल भूल गया मैं, वो पहले से ही वो तो सर्कुलेटेड है। ठीक है। वो तो शाम को है ना शायद? नहीं शाम को नहीं है, 9 बजे से है, 9 से 12 अच्छा 9 से 12। अच्छा मॉर्निंग शो। हाँ अच्छा मॉर्निंग शो। ठीक है, चलो जी। वो काफी एक्सपर्ट, काफी 9 से एक्सपर्ट है 12 वो। में। सुब्रमण्य जी क्लास ले रहे हैं, साउथ से है वो। हाँ, तो उनके बारे में रस्तोगी जी ने बताया था कि काफी अच्छे हैं वो। तो मैं कहा उनको बुला लो, हमें क्या दिक्कत है। अरे सब बढ़िया, हमें तो पढ़ना है। चलो जी बिल्कुल बढ़िया जी, ठीक है जी, कल मिलते हैं, बढ़िया है ना। हाँ हाँ हाँ, कल तो कल उनका है।
और परसों से फिर ये सभी वाला कर लेंगे। मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट वीक जो है ना, नेक्स्ट वीक हम करके और फिर कुछ ऐसा प्लानिंग करेंगे। देखो जैसे अब क्या है, ये वाला तो हो जाएगा, जैसे अभी एक फाइनेंस ये इंडेस वाला भी हो गया हमारा, 5वां नंबर भी हमारा हो गया, ये इंडिया सारे हो गए हमारे, ये सीरियल नंबर 5 में जो दे रखे हैं। करते हैं इसको। स्टॉक शेयर